आज हम परिचर्चा करेंगे गुप्त वंश की प्रतापी शासक और अंतिम महान शासक इनको माना जाता है। गुप्त वंश एक वीर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों के विषय में। तो चलें बात करते हैं। देखिए, जैसा कि पिछले वाले क्लास में जितने भी गुप्त डायनेस्टी का हमने पढ़ा चुका है, आपको सारे वीडियो आपको गुप्त डायनेस्टी वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए, फिर से भूमिका बता देते हैं, क्योंकि हर जगह आपको एग्जाम लिखना होगा तो भूमिका तो जरूर लिखनी है। तो जानिएगा कि मौर्य वंश के पतन के बाद जो नष्ट हुई भारतवर्ष में राजनीतिक एकता थी, उसे फिर से स्थापित करने का श्रेय गुप्त राजवंश को जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में महाराज श्रीगुप्त के द्वारा कौशाम्बी में रखी गई थी और गुप्त वंश का प्रारंभिक राज आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, लेकिन उसके संवर्धन और विस्तार का कार्य उसके पुत्र महाराजा धीराज समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया। इस वंश के प्रमुख शासकों में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य को प्रमुख शासकों के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्मावलंबी थे, क्योंकि इनके नाम के आगे जो है परम भागवत शब्द का उल्लेख मिलता है और यही कारण इनका राजचिन्ह क्या था? गरुड़ था। इन ध्यान रखिएगा, नरसिंहगुप्त बालादित्य हों या तथागत गुप्त हों, ये क्या थे? ये लोग बौद्ध धर्मावलंबी थे। जबकि रामगुप्त जो था, कुमारगुप्त के का जो आपके जो रामगुप्त थे, समुद्रगुप्त के पुत्र, वो रामगुप्त जो क्या था, वो जैनी दिखाई पड़ता है सारनाथ के अवलिक के अनुसार। इस प्रकार से देखें तो इनके शासक शैव, जैन, बौद्ध धर्म को भी मानते थे। अभिलेखों में इन्हें ब्राह्मण कुल से संबंधित माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो है पहले वाले वीडियो में अर्ली रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में कर दिया गया है, जो अपने आप को धाड़ी गोत्र से संबंधित मानते थे। और यह सूचना हमको पूना ताम्रपत्र लेख से पता चलती है। श्रीगुप्त से लेकर के नरसिंहगुप्त बालादित्य तक करीब 231 वर्षों तक गुप्त वंश ने मगध पर शासन किया, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है ना? तो अर्थात इस प्रकार से देखें तो इन्होंने 319 से ईस्वी से लेकर के, अगर श्रीगुप्त की बात करें तो भाई 260 के आसपास से जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 319 से लेकर के चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्वतंत्र स्थिति से देखें 550 के बीच में स्वतंत्र स्थिति में इन्होंने 231 वर्षों तक शासन किया। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त की। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त शासन की जो बागडोर उसके सुयोग्य पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में आई। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि जो है, ठीक है ना, वो 136 यानी 455 ईस्वी मिलती है। गढ़वा अभिलेख और चांदी के सिक्कों में भी उसकी अंतिम तिथि जो है वो करीब क्या है, 148 से लेकर 467 ईस्वी दी गई है। इसलिए ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि स्कंदगुप्त ने 455 से लेकर के 467 ईस्वी अर्थात कुल 12 वर्षों तक शासन किया होगा। ठीक है ना, ये इसका शासनकाल है, 455 से लेकर के 467। तो यह कार्य राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके पिता कुमारगुप्त थे, लेकिन इसकी माँ जो थी वह अग्रमहिषी नहीं थी। इसके अन्य भाई के रूप में पुरुगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना, लेकिन इसके किसी पुत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। देखिए, स्कंदगुप्त एक धर्म सहिष्णु शासक था और वैष्णव धर्मावलंबी था। स्कंदगुप्त ने परम भागवत, महाराजा धीराज, सक्रोपम, देखिए कोहम लेख में सक्रोपम शब्द आता है, देवराज, आर्य मंजूषी मूलकल्प में, श्री परिक्षिप्त वच्छा जूनागढ़ अभिलेख में, विक्रमादित्य कथासरित सागर में, क्रमादित्य सिक्कों में, ये उपाधियां उसके लिए प्राप्त होती हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर हम समुद्रगुप्त के विजयों और उसके जीवन चरित्र के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, साहित्य के अंतर्गत देखें तो चंद्रगढ़ पृच्छा, सोमदेव का कथासरित सागर, आर्य मंजूषी मूलकल्प प्रमुख साहित्य रचनाएं हैं। इसके अलावा अभिलेखों में अगर देखा जाए तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है, जो कि सौराष्ट्र के गुजरात प्रांत में जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें उसके शासनकाल की प्रथम तिथि 136 यानी 455 ईस्वी और सुदर्शनवाद के जीर्णोद्धार की सूचना मिलती है। इसके अलावा पटना लेख, इंदौर लेख की बात करें तो यहाँ सूर्य मंदिर में दीप व्यवस्था का तेली श्रेणी के द्वारा
स्थापना का पता चलता है जो स्कंदगुप्त कालीन है। तो कभी कभी पूछ देता है कि तैली श्रेणी का उल्लेख किस लेख में है, तो इंदौर लेख। कहोम लेख में 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति का स्थापना सक्रोपम शब्द स्कंदगुप्त के लिए लिया गया है। सूपिया लेख की बात करें तो इसमें घटोत्कच वंश कहा गया है, श्रीगुप्त को प्रमुख नहीं प्रथम पुरुष नहीं माना गया है, ठीक है ना। और गढ़वा लेख जो है स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि युक्त लेख मानी जाती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त का भीतरी लेख, जिसमें विष्णु मंदिर की स्थापना, पुष्यमित्रों के आक्रमण और हूण आक्रमण की हमको सूचना मिलती है। सिक्कों में देखा जाए तो धनुधर प्रकार, राजा लक्ष्मी प्रकार, छत्र प्रकार, अश्वारोही प्रकार, ठीक है ना, ये प्रमुख सिक्के हैं उसके, जो कि पश्चिमी और मध्य भारत में इसकी चांदी की मुद्राएं भी प्रचलित थी। स्कंदगुप्त की मुद्राएं शुद्ध सोने की नहीं हैं और उनमें अन्य धातुओं की मिलावट पाई जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बार इसी के समय मुद्राओं के में धातु में जो मिलावट है उससे यह अनुमान किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुमान कि स्कंदगुप्त के समय में ही गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगी थी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसके हम हिस्टोरिकल अचीवमेंट की बात करते हैं। देखिए, पुष्यमित जाति का आक्रमण, कहते हैं कि जब स्कंदगुप्त युवराज के पद पर था, ठीक है ना, उसी समय का ये भीतरी अभिलेख है, पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और पुष्यमित्रों की सैनिक शक्ति और संपत्ति बहुत अधिक थी और इस आक्रमण से गुप्त वंश की राजलक्ष्मी विचलित हो उठी। स्कंदगुप्त को पूरी रात पृथ्वी पर ही जाकर बितानी पड़ी। प्राचीन भारत में पुष्यमित्र नामक जाति थी। वायु पुराण और जैन कल्पसूत्र में इस जाति का हमें उल्लेख मिलता है कि ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित मेकल पर शासन करते थे, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास। लेकिन इस विजय की सूचना मिलने से पहले ही वृद्ध सम्राट कुमारगुप्त क्या हो गया था? दिवंगत हो गया था। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकार का युद्ध, यानी सक्सेशन वॉर ऑफ द स्कंदगुप्ता। देखिए, स्कंदगुप्त के भीतरी, देखिए नागढ़ लिख गए हैं, भीतरी लेख में उत्कीर्ण एक श्लोक के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद वंश लक्ष्मी चंचल हो गई थी। इसको उसने स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से फिर से प्रतिष्ठित किया और शत्रु का नाश करके प्रेम अश्रुयुक्त अपनी माता के पास वो उसी प्रकार से गया जिस प्रकार शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण अपनी माता देवकी के पास गए थे। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में एक स्थान पर उल्लेखित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग करके लक्ष्मी ने स्वयं उसका वर्ण किया, अर्थात व्यपेत्य सर्वान मनुजेंद्र पुत्रान लक्ष्मी स्वयं यम वरयंचकार, ठीक है ना। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि स्कंदगुप्त शासन का वैध उत्तराधिकारी नहीं था तथा स्कंदगुप्त ने दायाद युद्ध द्वारा, ठीक है ना, राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया था। स्कंदगुप्त की एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जिस पर लक्ष्मी प्रकार कहा जाता है, उसके ऊपर यह दृश्य अंकित मिलता है। रमेश चंद्र मजूमदार जैसे कुछ विद्वानों की धारणा है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का राजा बना और स्कंदगुप्त ने उसकी हत्या करके राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अब अगला जो महत्वपूर्ण है वो है म्लेच्छों या हूणों पर विजय। देखिए, हूण जो है मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। जनसंख्या की वृद्धि और प्रसार की आकांक्षा से वे अपना मूल निवास स्थान छोड़ करके नए प्रदेशों की खोज में निकल पड़े और आगे चलकर उनकी 2 शाखाएं हो गई, एक पश्चिमी शाखा, एक पूर्वी शाखा। जो पश्चिमी शाखा थी वो हूण आगे बढ़ते हुए रोम पहुंचे और अपने बर्बर तरीके से उन्होंने क्या किया, शक्तिशाली रोम साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जबकि पूर्वी शाखा आगे बढ़ते हुए आक्सस नदी घाटी में आ गई और इसी शाखा ने भारत पर भी अनेक आक्रमण किए। देखिए, हूणों का भारत में पहला आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अंतिम वर्ष में हुआ था और इनको पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? स्कंदगुप्त को। यूएन राय के अनुसार इसका नेता जो था वो खुशनिवास था, जिसने ईरान के सासानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। और यह युद्ध इतना बड़ा भयंकर था, इसकी भयंकरता का संकेत भीतरी स्तंभ लेख में हुआ था कि जिसके अनुसार हूणों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप गई और भीषण आवर्त यानी भवंडर उठ खड़ा हुआ। दुर्भाग्यवश इस युद्ध का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त द्वारा हूण बुरी तरह से पराजित किए गए और देश से बाहर खदेड़ दिए गए, ठीक है ना। देखिए, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में भी हमें हूणों को म्लेच्छ कहा गया ऐसा मिलता है।
इसके अनुसार पराजित होने पर वे अपने देशों में अस्कंदगुप्त का कीर्तिगान करने लगे। यहाँ म्लेच्छ देश से मतलब तात्पर्य जो है गांधार क्षेत्र से किया जाता है, ठीक है ना। कुछ अन्य साक्ष्यों में इस विजय का संकेत परोक्ष रूप से मिलता है, जैसे चंद्रगोविंद के व्याकरण में लिखा है कि अजयत जारटो हुड़ान, अर्थात जारटो ने यानी गुप्तों ने हुड़ों को जीता। यहाँ तात्पर्य अस्कंदगुप्त की हुड़ विजय से ही की जाती है। सोमदेव की कथा सागर में भी उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने म्लेच्छों को जीता था। तो आपको पता है महेंद्रादित्य किसका नाम है? कुमारगुप्त का। और उसका पुत्र कौन था? विक्रमादित्य अस्कंदगुप्त, क्योंकि उसकी एक उपाधि है, ठीक है। अब युद्ध स्थान को बस इतना जान लीजिएगा कि भीतरी लेख में जिस स्थान पर हुड़ युद्ध का वर्णन है उसमें सोत्रेश गांग ध्वनि का अर्थ मिलता है कि कानों में गंगा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। और चूंकि भीतरी आपका कहाँ है? गाजीपुर के पास, गाजीपुर में है। तो इसके अनुसार बीपी सिन्हा की धारणा कि यह युद्ध क्या है? गंगा घाटी में लड़ा गया होगा। लेकिन अब उपेंद्र ठाकुर का मानना है कि यह सतलज नदी के तट पर या पश्चिमी भारत के मैदान पर लड़ा गया होगा। और अस्कंदगुप्त इसी प्रदेश की रक्षा के लिए सर्वाधिक चिंतित था। इसीलिए कहते हैं कि अस्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कि इस प्रदेश का शासक नियुक्त करने के लिए यानी गुजरात क्षेत्र में कई दिन तक रात तक विचार करने के बाद उसने इसकी रक्षा का भार पर्णदत्त को सौंपा था, ठीक है ना। जिस प्रकार से देवता वरुण को पश्चिमी दिशा का स्वामी नियुक्त करके निश्चित हो गए, उसी प्रकार से पर्णदत्त को पश्चिमी दिशा का रक्षक नियुक्त करके वह आश्वस्त हो गया। जो भी हो, निश्चित रूप से युद्ध स्थान का निर्णय कर पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। अगला क्या? वाकाटकों से मालवा पर पुनः अधिकार मिलाना। देखिए ऐसा है कि मालवा का जो क्षेत्र था वो गुप्तों के अधीन था। प्रारंभिक उलझनों का लाभ उठाकर के दक्षिण से वाकाटकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया। और इसकी सूचना हमको किससे होती है? बालाघाट लेख से होती है, जिसमें वाकाटक नरेंद्र सेन को कोसल, मेकला और मालवा का शासक बताया गया। तो मालवा कहाँ है? ये आपका उज्जैन वाला एरिया मध्य प्रदेश का। लेकिन अस्कंदगुप्त ने शीघ्र ही इस प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया, मजबूत कर लिया और जीवन पर्यंत उसका शासक बना रहा और वाकाटक उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए अगला है अस्कंदगुप्त द्वारा नागवंशी राजाओं की पराजय संबंधी मत। देखिए फ्लीट का ऐसा मानना है कि जूनागढ़ अभिलेखों में अस्कंदगुप्त की कर्ण ध्वजांकित राजाज्ञा नाग रूपी उन राजाओं का मर्दन करने वाली थी जो मान और दर्प से अपने फन उठाए रहते थे। तो फ्लीट महोदय ने कहा कि अस्कंदगुप्त ने नागवंशी राजाओं को पराजित किया होगा। इस बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि देखो क्या है कि गरुण जो है उनका राजदंड था। अब गरुण किसका शिकार करता है? नागों का। तो नाग का तात्पर्य यदि शत्रु राजाओं से हो सकता है, लेकिन फ्लीट जो भी कहते हो। अब अस्कंदगुप्त का धर्म और धार्मिक नीति की बात करें, यानी रिलीजन और रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अस्कंदगुप्त। देखिए अस्कंदगुप्त ने अपने पूर्वजों की भांति धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और उसने भीतरी गाजीपुर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया था, ठीक है। और सौराष्ट्र में भी चक्रपालित ने सुदर्शन झील पर आप देखोगे विष्णु मंदिर का क्या किया था? उसने निर्माण करवाया था, ठीक है ना। उसके अभिलेखों में भी हम देखते हैं परम भागवतों महाराजा धीराज से अस्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो क्या है? वैष्णव है। लेकिन फिर भी उसके समय में जैन और बौद्ध धर्म को समान रूप से आदर मिलती या सम्मान मिलता था, ठीक है ना, क्योंकि उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। कहोम लेख से पता चलता है कि मत नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, जो अस्कंदगुप्त के शासन और धार्मिक सहिष्णुता और उदारता का काल माना जा सकता है या धर्म सहिष्णु शासक रूप में माना जा सकता है। अगला एक पॉइंट ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुदर्शन झील की बात का पुनर्निर्माण कराने वाला। देखिए अस्कंदगुप्त बहुत ही अत्यंत लोकोपकारी शासक था और प्रांतों में उसके राज्यपाल भी लोक कल्याण के कार्यों में हमेशा संलग्न रहते थे। तो जूनागढ़ अभिलेख जो कि 136 का 455 ईस्वी जिसको मानते हैं, 136 क्या है? 319 गुप्त संवत स्टार्ट होता है ना, उसमें 136 जोड़ेंगे तो आपका वो होगा, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि अस्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध जो टूट गया। क्षण भर के लिए वह रमणी झील सभी लोगों के लिए क्या हो गई? भयावह आकृति वाली बन गई। तब इससे प्रजा को महान कष्ट होने लगा। इसलिए सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, जो गिरनार नगर का नगरपति था, 2 माह के भीतर ही अतुल धन व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील का फिर से पुनर्निर्माण करवा दिया। कहते हैं यह जो भाग था वो 100 हाथ लंबा 68 हाथ चौड़ा था।
इसके बाद प्रजा ने सुख की सांस ली। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में देखिए सुदर्शन झील का बहुत बड़ा इतिहास प्राप्त होता है। सुदर्शन झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के जो यवन जाति जो वहाँ का राज्यपाल था, प्रांतीय राज्यपाल था, तुषास्प ने उस झील का पुनरुद्धार कराया था और बाद में यही बात फिर से रुद्रदामन के समय में टूट गया था 130 या 150 ईस्वी के आसपास, जिसका पुनर्निर्माण क्या है सुविशाख के निर्देशन में करवाया गया था। अब यही बात का दूसरी बार अस्कंद के समय में, ठीक है ना, फिर से इसका पुनर्निर्माण कराया गया जूनागढ़ अभिलेख से। तो ये पूरा इतिहास जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और ये देखिए अस्कंद का जूनागढ़ अभिलेख, देखो दोनों अभिलेख वहीं से मिले हैं। इसके अलावा ये अशोक का जो गिरनार लेख भी उसी जगह से प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों अभिलेख एक ही स्थान पे हैं। मुद्रा की बात करें तो इसने धनुर्धर प्रकार, राजा लक्ष्मी प्रकार, अश्वारोही प्रकार की मुद्रा जारी की थी और इसकी कुछ मुद्राएं चांदी की भी हैं जो पश्चिमी और मध्य भारत में प्रचलित थी। अस्कंद की मुद्राएं सोने की, शुद्ध सोने की नहीं दिखाई पड़ती हैं क्योंकि इसमें अन्य धातुओं की मिलावट है, ठीक है ना। इन मुद्राओं से हमें तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो धातु में मिलावट से यह अनुमान किया जाता है कि अस्कंद के समय में गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में गिरावट आने लगी। सिक्कों पर उसका विरुद्ध जो है विक्रमादित्य अंकित मिलता है और रजत मुद्राओं पर वेदी छाप प्रकार की मुद्रा है, उस पर भी विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। हो सकता है कि इसने अपने पितामह के अनुकरण, पितामह कौन हो गया भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अनुकरण में ही यह मुद्रा चलाई हो या धारण की होगी या उपाधि, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये देखिए मुद्रा आप देख सकते हो, एक तो आपका ये राजा लक्ष्मी प्रकार का है, ठीक है ना। ये धनुर्धर प्रकार का देखिए यहाँ पर है, धनुर्धर प्रकार का सिक्का है, ठीक है ना। ये राजा लक्ष्मी प्रकार का सिक्का है, ये रजत वाला सिक्का है। तो कुल मिलाकर के आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। एक क्या है हमने बताया, धनुर्धर प्रकार, राजा लक्ष्मी और अश्वारोही प्रकार, ये तीन प्रकार की मुद्राएं हैं जो उसके द्वारा प्रचलित कराई गई थी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, साम्राज्य की बात करें, साम्राज्य विस्तार की, तो पुष्यमित्र और हूणों के विरुद्ध सफलताओं के अतिरिक्त अस्कंद की अन्य किसी उपलब्धि के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। एक मालवा विजय की जानकारी मिलती है, सुदर्शन, ठीक है ना। तो इसके अभिलेखों और सिक्कों के व्यापक प्रसार से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने पिता और पितामह के साम्राज्य को पूरी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखा। जूनागढ़ लेख सौराष्ट्र प्रांत पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है और उसकी विविध प्रकार की रजत मुद्राओं से पता चलता है कि साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर भी उसका शासन था। इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत पर उसका आधिपत्य था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत तक इस विस्तृत भूभाग पर यह शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। इस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द स्कंदगुप्ता। देखिए उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त न केवल महान विजेता और कुशल शासक था, बल्कि वह अपने समय के सबसे सर्वथा उपयुक्त साबित हुआ। बल्कि अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर उसने अपने वंश की विचलित राजलक्ष्मी को फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। कुमारगुप्त के पुत्रों में वही एक सर्वाधिक योग्य और बुद्धिमान था। तभी तो जूनागढ़ अभिलेख में सभी राजकुमारों को छोड़कर लक्ष्मी ने उसका स्वयं वर्ण किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। राजकुमार के रूप में उसने पुष्यमित्र जैसी भयंकर जात को पराजित किया तथा राजा होने पर हूणों के घर को चूर्ण करके देश से बाहर भगा दिया। यदि अस्कंदगुप्त जैसे पराक्रम का व्यक्ति गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन नहीं होता तो शायद गुप्त साम्राज्य भी रोमन साम्राज्य की तरह हूणों के द्वारा पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया जाता। तो हूणों के द्वारा इस देश के विनाश की लगभग आधी सदी तक रोक करके उसने महान सेवा की और अपने इस वीर कृत्य के कारण वो देश रक्षक या विक्रमादित्य की उपाधि को प्राप्त हुआ। निसंदेह वो गुप्त वंश का एकमात्र वीर यानी गुप्त वंशज का वीर था जिसका चित्र निर्मल और उज्ज्वल था। बौद्ध ग्रंथ आर्यमंजूश्री मूलकल्प के लेखक ने भी अस्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान और धर्मवत्सल शासक कहा। इस प्रकार से देखते हैं कि अस्कंदगुप्त महान विजेता, मुक्तिदाता और अपने वंश की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापक और अंततोगत्वा एक प्रजावत्सल सम्राट था। और ये भी हम कह सकते हैं संभवतः यह गुप्त वंश के महानतम राजाओं की श्रृंखला में अंतिम कड़ी था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो पॉइंट है वो खत्म होता है।